है समन्वित कार्यक्रम डॉक्टर की सलाह में सुनिए अल्जाइमर्स कारण, लक्षण और उपचार विषय पर डॉक्टर सिद्धार्थ साहू से ली गई भेंटवार्ता। भेंट करता है दीपक हटवार। डॉक्टर की सलाह के सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, हमारे जीवन के प्रत्येक दिन में हमें बहुत सारी बातों को याद रखना पड़ता है और ये चीज़ें आज से भी जुड़ी होती हैं, आज से एक सप्ताह पहले की भी होती है, एक माह या एक वर्ष या कई वर्ष पहले की भी होती हैं। तो इस तरह से हर चीज़ को हमें याद रख कर ही कार्य करना पड़ता है। लेकिन कई बार हमारी अपनी दिनचर्या में हम अक्सर कुछ चीज़ों को भूल जाते हैं और भूलने के बाद हमें याद करने में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है या कोई बात याद नहीं आती और भूलने से संबंधित इसी समस्या को अल्जाइमर के नाम से भी जानते हैं। तो आज अल्जाइमर पर विस्तार से जानकारी के लिए हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर सिद्धार्थ साहू जी को। आप न्यूरोसर्जन हैं। डॉक्टर सिद्धार्थ साहू जी, इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते, धन्यवाद। डॉक्टर साहब, अल्जाइमर ये शब्द हम अक्सर सुनते हैं, लेकिन इसके बारे में विस्तार से कई लोगों को जानकारी नहीं है। तो सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि ये अल्जाइमर है क्या? अल्जाइमर एक न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है। इसका नाम पहले कैसे अल्जाइमर्स पड़ा वो मैं आपको बताना चाहूँगा। 1901 की दशा में एक पेशेंट जिसका नाम अगस्ता था, वो एक मेंटल अजाइलम में फ्रैंकफर्ट नाम के शहर जर्मनी में एडमिट हुई थी। उनकी परेशानी ये थी कि उनको कुछ चीज़ें याद नहीं रहती थी जो कि नॉर्मल लोगों को हमेशा याद रहती, जैसे उनका नाम क्या है, उनके परिवार वालों का नाम क्या है, उनका घर कहाँ है। तो उनको ऐसे पागल जैसे लेबल करके पागलों के अस्पताल में भर्ती कर दिया गया था। तो वहाँ पे एक डॉक्टर अलियोस अल्जाइमर्स नाम के एक स्पेशलिस्ट थे जो कि इस पेशेंट में रुचि दिखाई और 1906 में इस पेशेंट की मृत्यु हो गई। और उसके बाद इसके जो दिमाग का जो ऑटोप्सी था उन्होंने किया और उसमें कुछ चीज़ें उन्होंने को दिखी, जैसे कि प्लाक्स बन गए थे उनके दिमाग में, जैसे ब्लॉकेज जैसा तो चिपक जाता है ब्रेन एक दूसरे से। और कॉर्टेक्स नाम का एक स्ट्रक्चर रहता है ब्रेन में जो कि उसमें पतला हो गया था और उसकी डीजेनरेशन हो गया था, मतलब उसका बदलाव आ गया था दिमाग के अंदर। तो ये सब चेंजेस उन्होंने उस टाइम उस दशा में बताई, तो इस वजह से इनका नाम अल्जाइमर्स डिजीज नाम से दिया गया। बाकी अब अल्जाइमर्स डिजीज क्या है मैं उसके बारे में कुछ थोड़ा बताना चाहता हूँ। अल्जाइमर्स डिजीज एक बीमारी है जिसमें आपका जो ब्रेन है वो डीजेनरेशन होता है, डीजेनरेटिव डिसऑर्डर है जो कि उम्र के साथ बढ़ते जाता है। ये एक न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है जिसमें कि पेशेंट को अपने याददाश्त की दिक्कत होती है, उनको अपने चीज़ों की याद करने में प्रॉब्लम होती है, जो कि रिसेंट जो कि अभी के समय में हुआ हो। जो पुराने बचपन के और जवानी के दिन की याददाश्त है वो जनरली रहता है, वो पेशेंट भूलता नहीं है। और इसमें जो ब्रेन रहता है उसका रीजनिंग, उसका फंक्शनिंग प्रॉब्लम होता है। डिमेंशिया एक प्रॉब्लम है जिसमें कि पेशेंट को भूलने की बीमारी है, जो कि मेडिकल टर्म में बोलते हैं। उसके बहुत सारे रीजंस हैं, उसमें से एक बीमारी है जिसको अल्जाइमर्स डिजीज कहा जाता है। इसमें पेशेंट जो है वो अपने मन धड़क कहानियां बनाते हैं और अपने आप से कुछ भी रीजनिंग टाइप का उन्होंने स्टोरी बनाते हैं, स्टोरी टेलिंग। जैसे अपनी मेमोरीज रहती है, फोटोग्राफ्स में अपने दिमाग में स्टोर होती है, जो कि हम विद टाइम उसको रीजन करते हैं कि अपने तरीके से कि इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, फिर मैंने ऐसा किया। ये जो प्रॉब्लम होती है अल्जाइमर्स डिजीज में, ये जो लॉजिकल थिंकिंग होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। फिर पेशेंट का जो रैशनल थिंकिंग है, जो कि आप बोलेंगे कि जो नॉर्मल पेशेंट्स जो नॉर्मल बात करते हैं और अपने घर चले जाते हैं, अपनी गाड़ी की चाबी कहाँ रखें, अपने परिवार वालों को जो जानना है, वो सब धीरे धीरे भूलने लगते हैं। तो ये एक सबसे कॉमन टाइप ऑफ डिमेंशिया का प्रॉब्लम है और इसमें जो है उम्र के साथ बढ़ते जाता है। अल्जाइमर जो होता है उसकी वजह क्या हो सकती है?
अल्जाइमर्स एक प्रॉब्लम है जिसमें कि कॉर्टेक्स जो दिमाग में रहता है, जो स्ट्रक्चर रहता है, वो डीजनरेट होता है। उसके वजह से धीरे धीरे जैसे जैसे वो पतला होते जाता है, पेशेंट की मेमोरी में प्रॉब्लम आते जाते हैं। फिर एक पार्ट रहता है ब्रेन में जिसको अमिग्डाला बोलते हैं, जो कि आपको किसी खतरे के एहसास से जागरूकता करता है। तो क्योंकि पेशेंट का रीजनिंग पावर इसमें और मेमोरी पावर इसमें हैम्पर होता है, तो ये जो अमिग्डाला का पावर है वो ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने की वजह से पेशेंट को ऐसा लगता है कि कांस्टेंट किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं और उनको कोई मारना चाहता है, कोई उनको परेशान करना चाहता है। तो ये सब पेशेंट ऐसे रीजनिंग उनका प्रॉब्लम शुरुआत हो जाती है। डॉक्टर साहब, ये जो आपने अल्जाइमर के जो कारण बताए हैं, क्या इसका हमारे दैनिक जीवन से भी कोई संबंध है? कई बार ऐसा होता है ना कि नशा करने की वजह से भी कोई समस्या हो जाती है, या देर रात जागने की वजह से भी समस्या हो जाती है, या नींद ठीक नहीं होने की वजह से भी समस्या हो जाती है। तो हमारे दिनचर्या में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो मर्यादित ना हो या फिर असामान्य हो, जिसकी वजह से ये समस्या होती है? जनरली इसकी बीमारी के वजह और रिस्क फैक्टर्स जैसे होते हैं, जो पेशेंट जनरली कांस्टेंट स्ट्रेस में रहते हैं, कुछ ना कुछ परेशानी रहती है उनको अपने जीवन में और दिनचर्या की वजह से। और जैसे जैसे उम्र बढ़ते जाता है, जैसे भी पेशेंट 65 साल के होते हैं, उसमें से 15% पेशेंट्स को ये बीमारी होती है। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है और जैसे जैसे 80 साल के ऊपर पेशेंट जाते हैं, तो उसमें 50% पेशेंट्स को देखा गया है कि ये बीमारी होती है। अभी वर्ल्ड वाइड 40 मिलियन पेशेंट्स हैं इस बीमारी के, जो कि 2050 तक हम सोच रहे हैं कि ये बढ़ के 150 मिलियन तक हो जाएगा। तो इसमें रेशियो 1:1 होगा, जिसमें एक आदमी को बीमारी है तो एक आदमी नॉर्मल रहेगा। और इसके कॉमन जो रिस्क फैक्टर्स हैं वो या तो उम्र के वजह से होते हैं, या फैमिली में कोई हेरिडिटरी प्रॉब्लम हो जिनमें ये बीमारी है। बाकी डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, और पुराना कोई दिमाग में इन्फेक्शन हुआ हो, या फिर कुछ चोट लगी हो, वो सब जनरली इससे वजह होते हैं। डॉक्टर साहब, इस बीमारी के आयु वर्ग के बारे में आपने बताया कि एक उम्र के बाद ही ये बीमारी होती है, तो क्या जिनकी उम्र 40 वर्ष या 50 वर्ष के बीच हो, उन्हें अल्जाइमर का सामना बिल्कुल नहीं करना पड़ता? ये जो है हमने देखा गया है कि जनरली 60 इयर्स के आगे की उम्र में क्लिनिकली जब पेशेंट हॉस्पिटल आते हैं तब बहुत ज़्यादा एडवांस हो जाती है दिक्कतें, तब आते हैं। ये सब पहले उम्र में भी शुरुआत हो सकता है, लेकिन हमको लगता है कि हमें नॉर्मल लाइफस्टाइल के वजह से या फिर ध्यान नहीं देने की वजह से ये छोटी छोटी चीज़ें भूल रहे हैं। यूजुअली इसके स्टेजेस होते हैं। जो सबसे पहला स्टेज होता है उसमें नॉर्मल, जैसे अपन चाबी रख के भूल गए कहाँ रखा है, कभी किसी को फ़ोन करना था वो भूल गए, तो ये सब दिक्कतें होती है। फिर दूसरे स्टेज में आता है जब हम सामान लेने गए कुछ शॉपिंग करने के लिए मार्केट में, तो क्या लेना था वो भूल गए, पैसे का लेन देन में गड़बड़ी करना, ये हो गया। फिर उसके बाद जैसे जैसे धीरे धीरे एडवांस होता है तो हम अपने घर वालों का नाम भूलना शुरू कर देते हैं, अपने घर का एड्रेस नहीं याद आता है। और फिर उसके बाद जो स्टेज और एडवांस होती है तो ऐसे पेशेंट्स रास्ते भर में घूमते हुए मिलते हैं जिनको कि अपना पता नहीं पता है, कहाँ जाना चाहते थे, किस वजह से घर से निकले हैं, वो नहीं पता रहता है। और आखिरी स्टेज वो रहता है जिसमें कि पेशेंट बेड रिडन हो जाते हैं, जिसमें कि दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, अपने आप से खाना पीना नहीं कर सकते हैं और कपड़े नहीं पहन सकते हैं, उनका साफ सफाई करने के लिए कोई देखभाल करने के लिए चाहिए रहता है। तो जैसे जैसे उम्र के साथ ये बढ़ती है तो वैसे वैसे जब दिक्कतें आती है पेशेंट्स यूजुअली तभी हॉस्पिटल आते हैं, उसके पहले वो कभी अस्पताल में कोई कंसल्टेशन के लिए नहीं आते हैं। डॉक्टर साहब, अब अगर हम ये जानना चाहें कि अल्जाइमर के शुरुआती लक्षण अगर दिखने लगे और लोगों को इस बात का एहसास हो कि वे भूलने जा रहे हैं और समय पर अगर वे इसका उपचार डॉक्टर से मिलकर करवाते हैं, तो क्या इस बीमारी को आगे बढ़ने से रोका जा सकता है? ये बीमारी जो उम्र के साथ बढ़ती जाती है, हम उसको मेडिकेशन के द्वारा प्रोसेस को स्लो कर सकते हैं, लेकिन उसको रिवर्स नहीं कर सकते। उसके ऊपर अभी भी रिसर्च चला जा रहा है, जो कि साइंटिस्ट अभी भी ड्रग मॉलिक्यूल उसको रिसर्च के द्वारा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जब हमारे पास पेशेंट्स ऐसे आते हैं, हमको क्लिनिकल डायग्नोसिस करना पड़ता है, उनका एग्जामिनेशन करना पड़ता है, उनका CT और MRI करके देखते हैं, फिर उसके बाद फिर ये डिजीज़ का डायग्नोसिस होता है।
फिर उसके बाद हम पेशेंट को काउंसल करते हैं, क्या उनको अपने लाइफस्टाइल में प्रॉब्लम हो रही है, उसकी कैसे मेंटेन करना है। और सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि जो पेशेंट के साथ जो रिश्तेदार रहते हैं, जो उनका देखभाल करने वाले रहते हैं, उनको सबसे ज़्यादा काउंसलिंग की ज़रूरत रहती है। ट्रीटमेंट इसको स्लो करेगा लेकिन इसको रोकेगा नहीं, तो इसके लिए ट्रीटमेंट सही टाइम पे चालू होना ज़रूरी है। एक बार एडवांस स्टेज में चले गए फिर ट्रीटमेंट इसका स्लो करना थोड़ा मुश्किल होता है। डॉक्टर साहू, अगर कोई व्यक्ति अल्जाइमर से पीड़ित है और आपके पास प्रारंभिक उपचार के लिए आते हैं, तो दवाइयों के साथ साथ चूंकि आपने काउंसलिंग का जिक्र किया, तो ये जो काउंसलिंग होती है इसमें किस तरह की समझाइश दी जाती है? इसमें पहले तो मेडिकल मैनेजमेंट रहता है, जिसमें कि हम लोग एंटीकोलिनर्जिक NMDA ब्लॉकर जैसे डोनाजेपिल, मेमेंटिन दवाइयाँ चालू करते हैं। फिर कुछ पेशेंट्स ऐसे रहते हैं जो कि गोली खाना भूल जाते हैं, तो उनके लिए पैच रहता है जो शरीर में लगाते हैं, जो कि हम फैमिली वालों को बताते हैं कि ये सब इनका देखभाल करना है। फिर इसमें जो पेशेंट्स रहते हैं, यूजुअली डिप्रेशन आता है उनको बहुत जल्दी, क्योंकि वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं अपने लाइफस्टाइल से। तो जो उनके परिवार वाले उनको बताना पड़ता है कि उनको बहुत ज़्यादा काम से लोड ना करें, उनको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें ना ही बताएं, उनको जो घर का वातावरण है अच्छा रखें, जो उनका कमरा है, उनका जो रूम है, उसमें सामान बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ताकि वो कहाँ जाना है, बाथरूम जाना है, उसका रास्ता सीधा रहे, ज़्यादा घूम फिर के ना जाए, क्योंकि उनको रास्ता ढूंढने में मुश्किल होती है और फिर वापस आने में दिक्कत होती है। और ऐसे पेशेंट्स को गिरने की भी संभावना होती है और सिर में चोट लगने की। और जैसे उनके हाथ में एक बैंड लगा के रखें जिसमें उनका घर का पता, आपका नंबर और उसका जो भी डिटेल है सब लिखा रहे, ताकि अगर पेशेंट किसी से मिले रास्ते में और नहीं बता पाए तो दूसरा उसको देख के एटलीस्ट उनके परिवार को इन्फॉर्म करके उनको वापस अपने घर भेज सके। डॉक्टर सिद्धार्थ साहू जी, आज आपसे अल्जाइमर के बारे में हम बहुत ही विस्तार से जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और आगे भी हम आपसे जानकारी प्राप्त करेंगे, लेकिन उससे पहले मन कर रहा है कि आपकी पसंद का एक फिल्मी गीत हमारे श्रोताओं को सुनवाएं। मैं एक गाना है जो गोलमाल मूवी से है, आने वाला पल जाने वाला है, जो कि मेरे फादर इन लॉ, जो मेरे ससुर जी थे, जिनका देहांत हो गया इस फरवरी को, वो एक अच्छे सिंगर थे, तो उनका फेवरेट गाना था ये। तो मैं यही गुजारिश करूंगा कि एक बार आप श्रोताओं को ये सुनाएं। तो सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत। सके तो इसमें जिंदगी बिता दो, पल जो ये जाने वाला है। ओ, आने वाला पल जाने वाला है। हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो, पल जो ये जाने वाला है। एक बार यूं मिली मासूम सी गली, एक बार यूं मिली मासूम सी गली, हो खिलते हुए कहा खुशबाश में चली, देखा तो यही है, ढूंढा तो नहीं है, पल जो ये जाने वाला है। ओ, आने वाला पल जाने वाला है। हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो, पल जो ये जाने वाला है।
लम्हा गिरा कहीं एक बार वक्त से, लम्हा गिरा कहीं वहाँ दास्तां मिली, लम्हा कहीं नहीं, थोड़ा सा हंसा के थोड़ा सा रुला के पल ये भी जाने वाला है, ओ आने वाला पल जाने वाला है। हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो, पल जो ये जाने वाला है, ओ आने वाला श्रोताओं, डॉक्टर की सलाह के आज के इस अंक में हम अल्जाइमर के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और जानकारी देने हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर सिद्धार्थ साहू जी को। डॉक्टर साहू जी, इस कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत करते हुए अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिनके भी घर में किसी व्यक्ति को अल्जाइमर की समस्या है, उस व्यक्ति को अगर अकेले कहीं बाहर जाने की इच्छा होती है तो उसके साथ कौन कौन से खतरे जुड़े हो सकते हैं? ये डिपेंड करता है कि वो की बीमारी किस स्टेज में है। यूजुअली जब शुरुआत में रहता है तो ये सब जो घर का रास्ता है उनके परिवारों को वो पहचानते हैं, लेकिन जैसे जैसे उम्र के साथ ये सब दिक्कतें बढ़ते जाती है और जो पेशेंट्स को दवाइयाँ टाइम पे शुरुआत नहीं होती है तो ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती है। और ऐसे पेशेंट्स को जब परिवार वालों को पता चल गया है कि ये सब बीमारी है और उनको पता है कि घर लौटने में दिक्कत हो सकती है और अपने घर का पता नहीं बता सकते, अपने परिवार वालों का नाम नहीं बता सकते, अपना नाम नहीं बता सकते, तो ऐसे पेशेंट्स को यूजुअली अकेले भीड़ भाड़ वाले इलाके में या फिर घर के बाहर जाने के पहले किसी एक केयर टेकर के साथ या फिर कोई परिवार वाले के साथ भेजना चाहिए। ऐसे पेशेंट्स के लिए थोड़ा ये रिस्की रहता है क्योंकि उनको वापस घर कैसे लौटना है वो नहीं पता रहता। तो इस परेशानी से बचने के लिए जो उपाय अपनाने चाहिए घर वालों को या पेशेंट को, वो कौन कौन से हो सकते हैं? यूजुअली ऐसे पेशेंट्स को तो घर से अकेले छोड़ना ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर बाय चांस अगर चले जाते हैं तो वही जो मैंने आपको अभी बताया कि उनका डिटेल जो है उनके या तो बैग में या पर्स में या हाथ में कोई बैंड में, ताकि उनको कोई अगर मिले रास्ते में और को सलाह नहीं देना चाहे कि घर वापसी कैसे जाना है या उनके परिवार वालों को रिश्तेदारों को वापस उनको बताना चाहे कि उनके परिवार वाले यहाँ पे खो गए हैं तो उनको फ़ोन करके वापस अपने घर पहुँचा सके, ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ऐसे पेशेंट्स अपना ना नाम बता सकते हैं, ना पता बता सकते हैं, ना रिश्तेदारों का नाम बता सकते हैं। तो ऐसे में किसी को अगर किसी हेल्प करना भी चाहे तो मदद नहीं कर सकता। डॉक्टर साहब, अगर हम उपचार की बात करें तो अल्जाइमर के उपचार के लिए केवल दवाइयाँ ही देना पर्याप्त होता है या और भी इसके अलावा कोई एडवांस स्टेज है इसके उपचार की जिसके लिए पेशेंट को बाहर जाना पड़े? इसमें दो टाइप का ट्रीटमेंट होता है, जो कि एक मेडिकल मैनेजमेंट होता है और दूसरा जो पारिवारिक जो सपोर्ट रहता है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। दवाइयों का टाइम तो आप फिक्स कर सकते हैं कि वो लेना है उनको टाइम पे, बट जो सपोर्ट जो परिवार से मिलता है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि उनको समझना है कि ये पेशेंट इनके परिवार में जो है उनको क्या तकलीफ है, उनको उनके साथ सपोर्ट करना चाहिए, ना कि उनके ऊपर गुस्सा करके या उनके ऊपर चिड़चिड़ करके तो उनको और डिप्रेशन में दे, क्योंकि ऐसे में वैसे पेशेंट का कंडीशन और डिटोरेट हो सकता है और ज़्यादा डिप्रेशन में जा सकते हैं क्योंकि उनको रियलाइज़ होता है कि उनके मानसिक स्थिति में कुछ असंतुलन है जिसकी वजह से वो बर्डन है अपने परिवार पे। तो ऐसे पेशेंट्स को सपोर्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है परिवार का, और कुछ भी चीज़ें सिंपल काम उनको घर में दे जिसमें कुछ भी दिमाग लगाने का ज़्यादा काम नहीं रहता है,
जैसे कि घर में कुछ पेपर को उधर से इधर रखना है या फिर कुछ सफाई करनी है, उससे ज़्यादा कुछ काम ना दे। डॉक्टर साहब, जो भूलने वाली जो बात है, ये जो बातें हैं, जैसे मान लीजिए 3 महीने पहले हमारे साथ कोई घटना घटी और उस घटना को हम आज भी सविस्तार बता रहे हैं, तो हमारी याददाश्त बहुत अच्छी मानी जाएगी। लेकिन मान लीजिए कोई व्यक्ति 3 महीना पहले घटित घटना को याद नहीं रख पा रहा है, लेकिन कल जो हुआ या 1 सप्ताह पहले जो हुआ उसे तो वो याद रख रहा है। तो इस तरह से अल्जाइमर को आप कैसे डिवाइड करेंगे? ये जो आपने अभी बताया कि जो पुरानी मेमोरी में प्रॉब्लम है लेकिन अभी जो घटी है उनके साथ उसके में दिक्कत नहीं, ये अल्जाइमर्स नहीं होता है, ये डिमेंशिया के अंदर आएगा। डिमेंशिया के अंतर्गत बहुत सारी बीमारियां होती है, जैसे हंटिंगटन डिजीज और भी बीमारियां होती है जिसमें से पेशेंट्स की भूलने की बीमारी होती है। ये ऐसे भी डिपेंड करता है कि कहीं पेशेंट को तब स्ट्रोक तो नहीं हुआ है, कहीं सिर में चोट तो नहीं लगी है, कुछ और दिमागी तकलीफ से ऐसे पेशेंट्स को कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि डिमेंशिया एक अम्ब्रेला टर्म है, मतलब उसके अंदर बहुत सारे डिजीजेस आते हैं और अल्जाइमर्स उनमें से एक है। अल्जाइमर्स सिर्फ रिसेंट मेमोरी का प्रॉब्लम है, पुराने याददाश्त का प्रॉब्लम नहीं है। ये आपने बताया कि रिसेंट मेमोरी का प्रॉब्लम है, मतलब ये कि व्यक्ति को इस वक्त अगर प्यास लगी है तो वो बोलेगा कि मुझे पानी दीजिए, लेकिन अगर वो भूल रहा है कि प्यास लगने पर क्या चाहिए और बोल नहीं पा रहा है, आपके कहने का मतलब यही है? हाँ, कुछ हद तक यही है, क्योंकि जो उनको शब्द याद नहीं आते हैं वो एक और प्रॉब्लम है, जिसमें कि पेशेंट का लेफ्ट साइड का ब्रेन ज़्यादा पावरफुल रहता है, जो कि राइट हैंडेड रहते हैं। लेफ्ट साइड का ब्रेन जो रहता है आपका स्पीच, आपका लैंग्वेज, आपका कुछ भी बात करने से पहले जो दिमाग में प्रोसेस करते हैं, उससे अब चीज़ का सेंटर लेफ्ट साइड में होता है। तो अगर किसी को शब्द याद करने में दिक्कत हो रही है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कुछ और प्रॉब्लम तो नहीं है उनको जो कि ब्रेन में इसकी वजह से दिक्कत दे रही है, वो रूल आउट करना बहुत मुश्किल है। वो रेडियोलॉजिकल इवैल्यूएशन से, जैसे MRI CT स्कैन से हम कर सकते हैं। जब तक कि पेशेंट को कुछ और बीमारी नहीं है उनको अल्जाइमर्स का लेबल नहीं दिया जा सकता। डॉक्टर साहब, आपने अल्जाइमर्स के बहुत सारे लक्षण बताए हैं, खासकर भूलने से ही इसे जोड़ा जाता है। तो अभी अगर हम रायपुर या छत्तीसगढ़ के संदर्भ में बात करना चाहें कि अल्जाइमर के डायग्नोस्ट के लिए, इसके जांच के लिए सुविधाएं हमारे प्रदेश में अभी फ़िलहाल किस तरह की हैं, या आज भी इसके लिए बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी के लिए या जांच के लिए क्या लोगों को बाहर जाना पड़ता है? आज के दिन में हमारे प्रदेश में सारी सुविधाएं उपलब्ध है, सारे सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स अवेलेबल हैं यहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े अस्पताल खुल गए हैं जो कि अपनी सर्विसेज छोटी जगह में भी देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आज अब पेशेंट हम डॉक्टर को अप्रोच नहीं कर सकता है। जो ये बीमारी है ये पहले तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन और हिस्ट्री से ही पता चलता है कि क्या प्रॉब्लम है। ये फिर उसके बाद कंफर्मेशन के लिए कुछ और तो नहीं है, इसके लिए हम MRI और CT स्कैन करते हैं, जिसमें कि हमको देखा जाता है कि उम्र के साथ जो ब्रेन है वो सिकुड़ जाता है, श्रिंक होता है, और उसका जो कॉर्टेक्स है, जो ब्रेन का एक स्ट्रक्चर रहता है, वो पतला हो जाता है। अगर ये प्रॉब्लम आपको CT MRI में दिख रहा है, जो कि आपकी क्लिनिकल एग्जामिनेशन और आपका हिस्ट्री से पूरा मैच कर रहा है, तभी पेशेंट को अल्जाइमर्स डिजीज का पेशेंट घोषित किया जाता है। डॉक्टर साहब, एक मनुष्य के शरीर के साथ में विभिन्न तरह की बीमारियां कभी भी जुड़ सकती है, लेकिन एक बात कही जाती है कि अगर हम अपने खान पान में, अपनी दिनचर्या में जागने से लेकर सोने तक विभिन्न बातों का ध्यान रखें तो बहुत सी बीमारियों से हम स्वयं को सुरक्षित रख सकते हैं। अगर हम अल्जाइमर को लेकर हमारे जागने से लेकर सोने तक की प्रक्रियाओं की बात करें, या हम क्या खाते पीते हैं इसकी बात करें, तो इसमें आप श्रोताओं को क्या बताना चाहेंगे? इसमें सबसे पहली बात तो आपकी नींद, क्वालिटी आपका नींद कैसा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम दिन में जगे रहते हैं, हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, वो हमारे दिमाग में एज अ फोटोग्राफ, एज अ वीडियो, ऐसे मेमोरी स्टोर होता है दिमाग में। लेकिन जब हमारा दिमाग जब हम जगे रहते हैं तब वो एक्टिव रहता है, उसको भी रेस्ट की ज़रूरत है।
जब हम सोते हैं तो हमारा शरीर ये सब जो इन्फॉर्मेशन जब हम जागे रहते हैं वो सबको स्टोरेज का काम करता है, उसका कनेक्शन बनाता है, ताकि नेक्स्ट डे जब अगले दिन हम उठे तो फ्रेश फील करें और नए इन्फॉर्मेशन को हम दिमाग में स्टोर कर सके। अगर पेशेंट का लाइफस्टाइल में प्रॉब्लम है, बराबर नींद नहीं लेते हैं, बराबर खान पान नहीं है, एक्सरसाइज नहीं करते हैं लगातार, या फिर कुछ और मेंटल प्रॉब्लम है, तो ये सब चीज़ों से ये सब प्रॉब्लम में तेज़ी में बढ़ोतरी देखी गई है। खान पान का भी इससे कोई संबंध है क्या? हाई कैलोरी डाइट को प्रिवेंट करना चाहिए और फ्रूट्स वगैरह ज़्यादा खाने चाहिए, और जो तला हुआ चीज़ें हैं वो सब कम खाना चाहिए। लो कैलोरी डाइट प्रेफरेबली इसमें एडवाइस किया जाता है। डॉक्टर साहब, आज के दौर में अगर युवाओं की बात करें, सोशल मीडिया के आने की वजह से बहुत से युवा कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, चाहे वो अपने काम के लिए कहा जाए या मनोरंजन के लिए कहा जाए या गेम के लिए कहा जाए या चैटिंग के लिए कहा जाए। तो इस तरह से देर रात तक कंप्यूटर में लगे रहना और देर रात तक सोना, फिर देर सुबह तक जागना, तो ये जो सोने से लेकर जागने तक की जो प्रक्रिया है, जो असामान्य दिखाई देती है, लाइफ साइकिल के विपरीत भी दिखाई देती है, इससे भी अल्जाइमर को हम जोड़ सकते हैं? जी हाँ, इसको जोड़ सकते हैं आप। जो लंबे टाइम तक ऐसे लाइफस्टाइल लीड करते हैं, उनका जो ब्रेन है उतना रेस्ट नहीं कर पाता है, स्टोर नहीं कर पाता है इन्फॉर्मेशन, तो धीरे धीरे ये सब दिक्कतें देखी गई है। एक और बीमारी जो ऐसे लाइफस्टाइल के साथ होती है, जो इसको कि हम माइग्रेन बोलते हैं। माइग्रेन भी एक बीमारी है जो कि लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है। ऐसे ब्रेन में कुछ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम नहीं होता है, कोई भाग में दिक्कत नहीं होती है, वो आपके रहन सहन, खाने पीने के वजह से होता है। माइग्रेन के बारे में भी कुछ बता देता हूँ मैं, क्योंकि बहुत ही कॉमन है, और अल्जाइमर्स के अलावा उसके बारे में भी लोगों को जागरूकता रहनी चाहिए। अगर आपका एक सिर में एक साइड का सिर दर्द है, आपको रात को नींद नहीं आ रही है ठीक से, या आपको लगता है कि आपको सिर दर्द होने वाला है, उसके पहले आपको एहसास हो जाता है, बहुत ज़्यादा लाइट और साउंड से इरिटेशन होना, ये सब दर्शाता है कि आप माइग्रेन से पीड़ित है। इसको अवॉइड करने के लिए, इससे बचने के लिए कम से कम 8 घंटे की नींद होनी चाहिए, खाना टाइम पे खाना चाहिए, अगर भूख नहीं लग रहा है तो कोई एक फल खा लिए, मैदे वाली चीज़ अवॉइड करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा तेल, घी, मसाला वाला खाना अवॉइड करना चाहिए, 2.5 से 3 लीटर पानी कम से कम पीना चाहिए, और हेल्दी लाइफस्टाइल और एक्सरसाइज करना चाहिए। डॉक्टर सिद्धार्थ साहू जी, हमारी बातचीत के दौरान कोई ऐसा बिंदु जो महत्वपूर्ण हो, जो छूट गया हो अल्जाइमर से संबंधित, जो आप श्रोताओं को बताना चाहें? मैं यही बोलना चाहूँगा कि अगर कुछ पेशेंट को दिक्कत होती है, हमारे परिवार वालों को दिक्कत होती है, हमको पास में जो भी डॉक्टर हैं उनसे सलाह लेनी चाहिए, ना कि कोई सोशल मीडिया या फिर गूगल करके उसमें अपने परिवार का इलाज करे, क्योंकि ये सब जो है वो सब मेडिकल साइंस से प्रभावित नहीं होती है। जो स्पेशलिस्ट है, अपने इतने सालों की पढ़ाई से इसका जो एक्सपीरियंस लिए हैं, उनको ट्रीट करने दे, और जैसे दिक्कतें होती है, जब ज़रूरत हो, जब उनको फॉलोअप में बुलाया जाता है तब जाएं, ना कि खुद मेडिकेशन लेके इसका ट्रीटमेंट करें। डॉक्टर सिद्धार्थ साहू जी, आज आपने अल्जाइमर के कारण, लक्षण और उपचार पर हमारे श्रोताओं को बहुत विस्तार से जानकारी दी। इस बातचीत के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।